नमस्कार सभी को। थोड़ा सा हाथ में इंजरी होने के कारण मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए वो सॉरी। अब हम डीसी मोटर की बात करेंगे और थोड़ा तैयारी चालू कर दें। लगभग एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, तो उसकी दृष्टिकोण से हम तो तैयारी करके चलें। आगे जो भी आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। फिर अभी बात करते हैं हम डीसी मोटर में डीसी मोटर की बात करेंगे। डीसी मोटर 2, ठीक है, पार्ट 2। पहला वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले डाला था, तब उसके आगे की बात कर रहे हैं। तो इसमें आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, LHR, लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है कि किसी चालक के घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी चालक में हम क्या घुमाव का पता लगाते हैं, तो घुमाव का पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने साफ स्टेटमेंट दे दिया आप लोगों को कि किसी चालक के घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम काय का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार यदि हम एक फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो तीनों उंगलियों को क्या रखना पड़ता है, समकोण रखना पड़ता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड रूल की विशेषताएं हैं। तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के अंश में होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड रूल में इस प्रकार से रहना चाहिए, तीनों उंगलियां क्या रहती हैं, एक दूसरे के समकोण रहती हैं। एक दूसरे के समकोण रहने से क्या होता है, ये अंगूठा क्या करता है, मोशन ज्ञात कराता है। ये फर्स्ट फिंगर जो रहती है वो फ्लक्स की दिशा ज्ञात कराती है, ठीक है। ये मोशन ज्ञात कराता है और मोशन ज्ञात कराने के बाद में ये फर्स्ट फिंगर जो होती है फ्लक्स की दिशा, और लास्ट जो नीचे मिडिल फिंगर मतलब कि ये हमारी काय के लिए याद दिलाती है करंट, ठीक है। जो फर्स्ट फिंगर जो थंब होता है वो मोशन ज्ञात कराता है, फर्स्ट फिंगर फ्लक्स की दिशा, और जो हमारी मिडिल फिंगर है, ठीक है, वो हमारी करंट की डायरेक्शन को ज्ञात कराता है। अब ये चीज़ें हम एक मोटर में किस प्रकार से देख सकते हैं, एक मोटर में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हमारी हो गई फील्ड, ये N, ये S, और ये हो गया आपका आर्मेचर, ठीक है। अब आर्मेचर में ये आपका फोर्स दिखा रहा था, फ्लक्स, ठीक है। ये फोर्स मतलब घुमाव बल एक तो आगे लग रहा है, एक मतलब ये इस साइड लग रहा है और एक ऊपर की साइड लग रहा है। अब इसमें हम ज्ञात कराएं, इसमें इस तरीके से डायरेक्शन में रखें, तो इस तरीके से डायरेक्शन में रखने पर ये क्या हो जाएगी, फ्लक्स की दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये करंट की दिशा हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, मिडिल फिंगर क्या बताएगी, करंट का डायरेक्शन बताएगी। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डीसी मोटर में हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मोशन ज्ञात कर सकते हैं या घुमाव बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा क्या था, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल था, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड रूल के आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आएगा वर्किंग ऑफ डीसी मोटर।
मोटर। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर में क्या होता है कि जब ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग, ये एन और ये एस, तो एन और एस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एन और एस के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग, ये एन और ये एस, और ये क्या हो जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसके हिसाब से हम बात करेंगे कि जब डीसी मोटर की कार्य प्रणाली को हम समझ रहे हैं, तो ये हमारा एक लूप हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हमारा दो लूप हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया, ये ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो जब हम इसकी बात करेंगे इकाई की डीसी मोटर के वर्किंग की बात करेंगे, तो क्या होता है, जो जब ए और बी लूप को ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की दिशा में रखा जाता है, बी को मतलब ए को हम नॉर्थ पोल में रख रहे हैं, बी को साउथ पोल में रख रहे हैं, ठीक है, तब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम के अनुसार क्या होगा आपका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होगा, अंगूठा क्या दिखा रहा था आपको, अंगूठा दिखा रहा था मोशन, तो मोशन का हो गया ऊपर की ओर, ये मोशन का हो गया आपका ऊपर की ओर, ठीक है, ये मोशन हो गया ऊपर की ओर, ये एरो दिख रहा है, ठीक है। अब मिडिल फिंगर क्या वो फर्स्ट फिंगर क्या बता रही थी, फ्लक्स की दिशा, तो फ्लक्स की दिशा कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, ये फ्लक्स की दिशा, ठीक है। अब जो फ्लक्स हो गया, तो अब क्या हो गया, आप क्या बचा, फोर्थ फिंगर बची आपकी, मिडिल फिंगर बची, मिडिल फिंगर कहाँ है, नीचे, तो करंट की दिशा कहाँ आ गई, नीचे से ऊपर, ये यहाँ पे आपके स्लिप रिंग लगी हुई है। तो क्या होगा, जब हम जैसे ही इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का बताएंगे, तो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या होगा, जब विद्युत धारा का प्रभाव होगा, सेम टू सेम कहानी है कि ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण क्या होगा, ये कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगी, फ्लक्स क्या करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेगी और आपकी मोटर घूमने लगेगी। यही आपके डीसी मोटर का क्या है, कार्य प्रणाली है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, घुमाव बल भी पैदा हो जाएगा। अब इसी में दिशा परिवर्तन की बात करते हैं, डीसी मोटर में दिशा परिवर्तन की बात करेंगे, तो डीसी मोटर में दिशा परिवर्तन कैसे हो सकती है कि जब हम क्या कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव से, ये यदि पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो जब तो ये क्लॉकवाइज घूम रही थी, ठीक है, कैसी घूम रही थी, क्लॉकवाइज, लेकिन जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया है और यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये कैसे घूमने लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरीके से भी हम इसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम काय की, दिशा परिवर्तन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तन कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, साउथ पोल इधर कर दो, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन मतलब एन इधर कर लो, तो भी इसकी घूर्णन की दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि, तो पहला नंबर बात तो क्या कर दो, इसके चालक की दिशा परिवर्तन कर दो, चालक की मतलब कि पहले पॉजिटिव जुड़ा था, इधर नेगेटिव जुड़ा था, तो क्लॉकवाइज घूम रही थी, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। या फिर पहले कहाँ था इसका चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ था एन और एस, अब इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन कर दिया, ये एस हो गया और ये एन हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, एन और एस होने से भी इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे काय की, इसकी ईएमएफ इक्वेशन की, तो अपने डीसी मोटर की ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं अपन, डीसी मोटर ईएमएफ इक्वेशन। अब हम काय की बात करेंगे, डीसी मोटर के ईएमएफ इक्वेशन की बात करेंगे, तो डीसी मोटर के ईएमएफ इक्वेशन के अनुसार, डीसी मोटर के ईएमएफ इक्वेशन की बात करेंगे, तो डीसी मोटर में ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है,
तो डीसी मोटर में जब विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है तो विद्युत वाहक बल पैदा होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें पोल्स भी जनरेट हो जाते हैं और फ्लक्स भी जनरेट हो जाता है। तो इसके अनुसार क्या करेंगे, EMF इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की EMF इक्वेशन की बात करेंगे तो डीसी मोटर की EMF इक्वेशन होती है EB इक्वल टू, ठीक है, EB इक्वल टू होती है फाई जेड एन अपॉन 60 गुणित P बाय ए कैपिटल P बाय ए। अब क्या है इसमें EB क्या है, EB है आपका बैक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फाई क्या है, फाई है आपका प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। जेड क्या है आपका आर्मेचर में चालकों की संख्या, ठीक। जेड के बाद क्या है एन घूर्णन गति काय में RPM में, ठीक है। P क्या है, P है पोल्स की संख्या, ठीक है। A क्या है आर्मेचर बाइंडिंग में समांतर मतलब पैरेलल सर्किट की संख्या, समांतर पथों की संख्या, मतलब पैरेलल सर्किट जितने भी होंगे उसकी संख्या। तो ये होती है आपकी आर्मेचर EMF इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। अब EMF इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली गई है कि EMF इक्वेशन कौन सी होती है डीसी मोटर का। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में क्या होता है EB लिखा आता है तो ये गलत हो जाएगी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें EB लगा है तब जाके ये इक्वेशन पूरी सही है, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि EB मतलब बैक इक्वेशन में Z क्या है, तो Z जिनमें मैंने सब लिख दिया है नीचे। आप बढ़िया सा नोट्स बना के और देन मेरे को रिटर्न व्हाट्सअप करें तो जिससे कि मैं देख पाऊँ कि हाँ भाई इन्होंने बच्चों ने ये सब करा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो जाता है, ठीक है। अब आगे की हम बात करेंगे कि बैक EMF में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इस प्रकार से इसको आप याद कर लें। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार इसको आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप बिल्कुल याद कर लें और याद करने के बाद में ऑब्जेक्टिव आता है या क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे बोलते हैं टॉर्क क्या होता है। क्या है क्वेश्चन, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की बात करेंगे अपन। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मतलब कि घुमाव। जैसा कि आप बचपन में एक रस्सी लेके पत्थर बांध के घुमाते थे तो एक अक्ष के परितः क्या होता था, घुमाव बल पैदा होता था। जैसे आप खड़े रहते थे और रस्सी बांध के घुमाते थे तो गोल गोल रस्सी घूमती थी काफ़ी देर तक, तो वो किसी में भी लग भी जाती थी, कभी कभी ऐसा भी होता था, तो वो टॉर्क होता है। तो टॉर्क को हम कैसे समझेंगे यहाँ पे, टॉर्क किसी बिंदु O के परितः अक्षीय त्रिज्या
कि बिंदु P पर आरोपित बल और त्रिज्या r के गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने जो लिखा बिंदु O और अक्ष के परिता बिंदु P, ये O और ये त्रिज्या क्या हो गई R। अब इस पे जो लगने वाले बल के परितः है क्या होता है? जो फोर्स लगता है वही आपका टॉर्क कहलाता है। मतलब कि फोर्स और त्रिज्या के गुणनफल को तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय F। तो F क्या है? यहाँ पे बल है, R क्या है? त्रिज्या है, अक्षीय त्रिज्या, ठीक है। T क्या है? टॉर्क, और ये इसमें फोर्स लग रहा है घुमाने के लिए, ठीक है। ये F है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। यदि n चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है, यदि n चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाता है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? घुमाया जाता है तो कार्य मतलब वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा? W तो हो जाता है, वर्क को W से डिनोट करते हैं। W से डिनोट करने के बाद में फोर्स लग ही रहा है। त्रिज्या, अब ये पूरा क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और मल्टीप्लाई बाय कितना घुमा रहे हैं? n टर्न घुमा रहे हैं। तो नया फार्मूला क्या बन जाएगा? W बराबर 2π FRN, और FR क्या होता है? टॉर्क। तो W इज इक्वल टू 2πTN। ये आपका वर्क का फॉर्मूला मतलब टॉर्क का फॉर्मूला एक अक्ष के परितः निकल आएगा, ठीक है। तो ये होती है डीसी मोटर के टॉर्क की इक्वेशन, ठीक है। अब यदि इसके आगे बात करें, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे अपन बात करते हैं, इसके आगे बात करें तो क्या हो जाएगा? इसके आगे तो ये तो फॉर्मूला रहा। अब इसके आगे चलते हैं अपन, इसके आगे बात कर लेते हैं अपन। इसके आगे बात करते हैं तो इसके आगे की कहानी कुछ थोड़ी दूसरी है। यदि क्या काम करते हैं? यदि F बल द्वारा एक सेकंड में कार्य किया गया। कितना कार्य? एक सेकंड में F बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि W पुराना फॉर्मूला 2πTN। अब एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? 60। तो एक फॉर्मूला जी आ गया। यदि बोल दे कि F बल में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में कि अश्व शक्ति में क्या काम होगा? एक अश्व शक्ति में कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है। या अश्व शक्ति कैसे निकाला जाएगा? तो ब्रेक हॉर्स पावर BHP बराबर 2πTN अपॉन 60 सेकेंड, ऐसा कैसा मल्टीप्लाई बाय 735.5। ये आपका एक हॉर्स पावर का कार्य होगा, ठीक है। यही आपका क्या होता है? टॉर्क इक्वेशन होती है, और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आपका टॉर्क के फॉर्मूले सारे ख़त्म हो जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लें।
अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई पूछ लेगा अश्व शक्ति क्या हो जाती है, कोई पूछ लेगा एफ बल द्वारा 1 सेकंड में कितना कार्य किया जाता है, कोई पूछ लेगा कि एन चक्कर प्रति सेकंड के हिसाब से बल का कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा, कार्य क्या होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।